बदकिस्मत परी। ये एक और चित्र है। जयदीप राज्य के राजकुमार महिर सेन शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा सारा दिन वह शिकार की खोज में वन में भटकता रहता। एक दिन जब वह ताम्र वन में शिकार को खोज में भटक रहा था, वो परी महिर सेन ने घोड़े को उतरकर उस परी के पास आया। तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, जैसा तुम्हारा नाम वैसा ही रूप, पृथ्वी पर तुम जैसा सुंदर स्त्री नहीं होती है। क्या तुम मेरे से विवाह करोगी सोनाली? भला मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है राजकुमार? तुम मानव हो और मैं परी हूँ। हम दोनों अलग अलग संसार है। नहीं, यह विवाह नहीं, असंभव है। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव को इतनी बेदर्दी से न ठुकराओ। मैं तुम्हें कई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें चारों ओर सुख सुविधाएं संबंध साधन बिखेर दूंगा। बस एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो। मान लो तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं। मैं विवाह के पश्चात अगर मैं अपने माता पिता के पास परिलोक जाना चाहूँ तो तुम मुझे वहाँ जाने दोगे? सोनाली प्रिय, तुम इतने सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता अपने लोक की याद नहीं आएगी। फिर भी यदि तुम्हें परिलोक जाना चाहा तो तुम्हें रोकूंगा नहीं, ये वचन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सोनाली ने स्वीकृति पाकर महिर सेन खुश हो गया। फिर सोनाली उदास हो गई। यह क्या सोनाली प्रिय, विवाह की स्वीकृति देकर तुम उदास क्यों हो गई? राजन, बात ही उदास होने की है। प्रियों की रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी। मेरा विवाह जीवन सफल नहीं रहेगा। विवाह के बाद कुछ वर्ष बाद पति मेरा अलग वास हो जाएगा, और यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। हाँ 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 सोनाली परी, यह घड़ी तुम्हारे मिलन की घड़ी है, और तुम इस समय में अलग वास की बात कर रही हो। भविष्य में जो होगा वो वह होकर रहेगा। तुम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब मत करो। तब मेहर सिंह ने सोनाली को परी को अपने घोड़े पर बैठाया और जयदीप राज्य की ओर ले चला। पिताजी, महाराज और रानी माँ एक परी को अपनी पुत्रवधि पाकर बहुत खुश होंगे। सोनाली को लेकर वह अपने पिता तमिर सेन व रानी सुजाता के पास पहुंचा। बेटा, तुम यह परी को साथ कौन है ये? पिताजी, महाराज, यह परी लोक की परी सोनाली है। यह मुझसे ताम्रवन में मिली। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटे। परी अपनी पुत्र मनाने के लिए कुल का गौरव बढ़ेगा। तुम दोनों की खुश होकर आशीर्वाद दिया। एक दिन बड़ी धूमधाम से मिहिर सेन का सोनाली का परी का विवाह हो गया। तत्पश्चात मिहिर सेन और सोनाली को लेकर नए महल में पहुंचा। मिहिर सेन और सोनाली, आज यह महल तुम दोनों का है। इस महल में रहकर तुम अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो। दोनों को वहाँ छोड़ तमिर सेन उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चला आया। तमिर सेन सोनाली परी के विवाह के बाद कुछ दिन बहुत ही अच्छे गुजरे। सोनाली, मेरे जीवन में आकर तुमने बहुत खुशियाँ दी हैं। प्राणनाथ, तुम्हें खुशियाँ प्रदान करना मेरा परम सौभाग्य है। एक दिन सोनाली ने बोला, सोनाली, जब से विवाह हुआ एक बार भी शिकार खेलने नहीं गया। अनुमति दे तो मैं आज वन में शिकार खेलाऊं। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। मुझे स्वीकार है सोनाली, सांझ होने से पहले ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। पर एक विनती है। कैसी विनती? दिन ढलने से पहले शिकार से वापस लौट आना। सोनाली की अनुमति लेकर मिहिर सेन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चल दिया। सांझ ढल गई, लेकिन मिहिर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा। यह देख सोनाली नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है, राजकुमार मिहिर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वह किसी कष्ट में तो नहीं फंस गए हैं? धीरे धीरे रात गिराई, मिहिर सेन नहीं आया। वो राजकुमार अब भी नहीं आए। रात्रि के पहर में वह कहाँ ढूंढने जाऊं? मिहिर सेन की प्रतीक्षा कटी। सुबह होने पर, ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, राजकुमार सुकुशल वापस लौट आए। धूल से हटा हुआ मिहिर सेन
जब महल में सोनाली के पास पहुंचा, नाथ तुम कहाँ रह गए थे? सारी रात मैंने आपकी प्रतीक्षा में जाग कर गुजारी। सोनाली, शिकार खेलते वक्त वन में अंधेरा हो गया, रात में वन में पेड़ पर चढ़कर गुजारनी पड़ी, सुबह होते ही सीधा तुम्हारे पास चला आ रहा हूँ। नाथ, मुझे इस प्रकार अकेले छोड़कर न जाया करो, मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। हिस्ट पगली, तुम बेकार में डरती हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मीरसेन हंसकर बात टाल दी। तब मीरसेन का शिकार पर जाने का प्रतिदिन का क्रम बन गया। वह धनुष्मान लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए वन में निकल जाता। कभी कभी वह कई कई दिन सोनाली के पास नहीं लौटता। बेचारी सोनाली अकेली बैठी रहकर प्रतीक्षा करती रहती। जब कभी वह बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। वो राजकुमार मीरसेन अब मुझे बिल्कुल भी बिसार बैठे। तभी घड़ी ऐसी घड़ी में त्रिलोक की याद आ गई। इतने दिन हो गए मैं त्रिलोक में ही अच्छी थी, अपने लोगों में हंस बोल तो सकती थी। एक शाम मीरसेन जब पूरे 5 दिन पश्चात शिकार खेल कर वापस लौटा। नाथ, मैं बहुत सब्र कर लिया है, अब सब्र नहीं करूंगी। आखिर क्या हुआ सोनाली, तुम कुछ बात तो बताओ तो सही। आप तो अपना सारा समय शिकार खेलने में बिता देते हैं, मैं अकेली पड़ी तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर रहेगा, शिकार या मुझ में आपको एक को चुनना होगा। यह सुनते ही मीरसेन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। देखो सोनाली, यह ठीक है तुम मेरी पत्नी हो, यह भी ठीक है तुम अनुपम सुंदरी हो, लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं तुम्हारे आंचल में बंद कर हर समय तुम्हारे पास बैठा रहूं। मैं न शिकार खेलना छोड़ सकता हूँ, न तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इसलिए आज के बाद कभी इस विषय में भूलकर मुझसे कुछ न कहना, ठीक है नाथ? अब तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। मैं कल ही उड़कर परीलोक चली जाऊंगी, अपना अपमान अब और नहीं सह सकूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पृथ्वी पर रहना होगा। कहकर मीरसेन सीधा अपने कक्ष में घुस गया। मैंने सोनाली को कह दिया मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, पर मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? न जाने कब परीलोक में उड़ जाए, उसे परीलोक जाने से कैसे रोकूं? सहसा उसे एक भी ध्यान आई। रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंख उतार रख देती है। रात को जब ऐसा करेगी तो मैं उसके पंख उठाकर जला दूंगा। वह परविहीन हो जाएगी और चाहकर भी परीलोक न जा सकेगी। यह सोचकर वह खुश हो उठा। उस रात उदास सी सोनाली अपने कंधे से पंख अलग किए और अपने सिराने पर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। जब उसे गहरी नींद में सो गई, सोनाली गहरी नींद सो गई है, अब मुझे उठकर इसके पंख जला देने चाहिए। मीरसेन ने चुपके से सैया से उतरा और सोनाली के सिराने से पंख उठे, दोनों पंख उठा लिए, उन्हें पृथ्वी पर रखकर अगले ही पल उसने आग लगा दी। अब सोनाली मुझे परीलोक लौट जाने की धमकी नहीं दे सकेगी। जब पंख जलने के कक्ष में धुआं हुआ तो अचानक सोनाली की आंख खुली। कक्ष में यह धुआं कैसा फैला है? नाथ, क्या जल रहा है? सोनाली, ये तुम्हारे पंख जल रहे हैं क्या? हाँ सोनाली, तुमने मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने इन्हें पंखों को जला डाले ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक न जा सको। ओह! सोनाली अपना सिर थाम कर बैठ गई। कुछ क्षण बाद मीरसेन से बोली, नाथ, तुमने बड़ी क्रूरता से इस सीमा तक जा सकते हो, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ऐसा क्यों किया? कहकर वह फूट फूट रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मीरसेन फिर शिकार खेलने चला गया और सोनाली अकेली बैठी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही थी। बू, मेरा पति दुश्मन पर उतर आया, अब मैं क्या करूं? मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? वह बैठी रो रही थी, तभी सोनाली परी बू। अपना नाम सुनकर सोनाली झटके से सिर उठाया। परी रानी अलकनंदा? हाँ सोनाली परी, मैं कल रात तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखे से तुम्हारे पंख जलाए। मैं तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हो, अतः तुम्हारा हाल जानने आई हूँ। कैसी हो परीलोक? परी रानी, मेरा हालत तो तुम देख ही रही हो, बिना पंख होकर मेरी सुंदरता नष्ट हो गई है। परी रानी, अब मुझे वहाँ ले जा चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो परी रानी। सोनाली, मैं तुम्हें परीलोक वापस आना है तो तभी तुम्हें परीसेन के पास 5 वर्ष और रहना होगा। 5 वर्ष? लेकिन क्यों? 1 वर्ष तुम्हें एक पुत्री को जन्म उत्पन्न होगी। वह जब 4 वर्ष की हो जाएगी तो उस पुत्री को मीरसेन के पास छोड़कर तुम मेरे
साथ पृथ्वीलोक चलना होगा। तुम्हारे पृथ्वीलोक पर जाने के बाद मीरसेन तुम्हारी पुत्री बिछड़ जाएगी और मीरसेन तुमसे अपनी पुत्री से बिछड़कर सताप में आग में जलेगा, यही उसकी सजा होगी। इतना कहकर परी अलकनंदा आकाश में उड़ गई। ठीक है परी रानी, मैं 5 वर्ष बिताने की बेसब्री से इंतजार करूंगी। इस घटना के पूरे 2 माह एक दिन शर्माती सोनाली ने मीरसेन को बताया, ना तो मैं मां बनने वाली हूँ। क्या सच? मीरसेन खुशी से आवेश में अंग से भर लिया। प्रसव काल पूरा हो गया। सोनाली ने अपने जैसी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अरे सोनाली, तुम्हारी बेटी तो हूबहू तुम्हारी जैसी है। बालिका के जन्म पर राजा तीरसेन व रानी सुजाता ने भी उसे देखने आए। सोनाली, तुम्हारी बेटी दूध जैसी उज्जवल है, इसे किसी की नज़र न लगे। भगवान इस बच्ची को कभी दुख न देना, यही कामना है। बालिका का नाम दीपाली रखा। सोनाली सारा दिन दीपाली के लालन पालन में गुजरता। दीपाली व सोनाली अपना मन बहलाए रखती। इधर वीरसेन फिर अपना सारा वक्त शिकार खेलने में बिताता। 5 वर्ष बीत जाने पंख लगाकर कब उड़ गए। एक दिन, सोनाली, मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ, चलो मेरे साथ। सुनकर सोनाली रोने लगी। परी रानी, मेरी दीपाली, मुझे बहुत मोह हो गया है। मैं इसे पृथ्वी पर छोड़कर परीलोक कैसे जा सकती हूँ। इस पर परी रानी क्रुद्ध हो गई। सोनाली, यह तो तुमने पहले सोचना था, जब 5 वर्ष पहले तुम मेरे पास आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख तुमसे लेकर कंधे पर चिपकाओ और दीपाली को यहीं छोड़कर मेरे साथ परीलोक चलो। रोती हो सोनाली परीलोक के पंख लिए और उन्हें कंधे पर लगाए और तत्पश्चात मीरसेन को एक पत्र लिखा। मेरे प्राणनाथ। पत्र लिखकर उसने रोती हुई दीपाली के सिरहाने पर रख दिया। तत्पश्चात दीपाली के मस्तक को चूमा। विदा मेरी बच्ची, अलविदा। बदनसीब माँ कभी तुम्हें प्यार नहीं कर पाएगी। फिर परी रानी के साथ परीलोक के लिए उड़ गई। यह क्या रानी? सोनाली आकाश में उड़ी जा रही है। लगता है रानी सोनाली परीलोक जा रही है। अच्छा ही किया रानी सोनाली ने जो परीलोक चली गई। यहाँ राजकुमार मीरसेन ने उसकी परवाह ही कहा थी। बेचारी दीपाली, उसका क्या होगा? बिना माँ की बच्ची को कौन पालेगा? उधर संध्या के समय नन्ही दीपाली की आँख खुली। माँ, तुम कहाँ हो? तभी एक दासी उसके कक्ष में आई। तुम्हारी माँ यहाँ से कहाँ है दीपाली? वो तो परीलोक चली गई। क्या? हाँ बिटिया, तुम बदनसीब हो। तुम्हारे पिता पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे, अब तुम्हारी प्यार करने वाली माँ भी छोड़कर चली गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहकर दीपाली रोने लगी। तभी मीरसेन शिकार खेल कर वापस लौटा। क्या हुआ? क्या रोना पीटना लगा रखा है? पिताजी, माँ हमें छोड़कर परीलोक चली गई। क्या? बेटिया ठीक कह रही है राजकुमार। रानी सोनाली परीलोक वापस लौट गई। लेकिन यह कैसे हो सकता? हमने उस सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वह उड़ कर परीलोक कैसे चली गई? राजकुमार जी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें उड़ते देखा है। उनके पंख उनके साथ एक परी और थी। ओह, तो यह क्या परीलोक की कोई परी आकर सोनाली को ले गई है? उसकी दृष्टि सिंह कक्ष पर रखे पत्थर पर पड़ी। यह किसका पत्र है? मीरसेन ने आगे बढ़कर उसका पत्र उठवाया और मेरे प्राणनाथ, मैं परीलोक जा रही हूँ। मैं चाहती तो यही थी कि जीवन भर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूं, पर आपने मेरी कोई से अपेक्षा कर दिल तोड़ दिया। इसके साथ ही आपने दिया वचन भी तोड़ दिया। याद है, पहली बार तुमने मिले थे तो कहा था कि तुम जब चाहूँ परीलोक वापस जा सकती हूँ, लेकिन मैंने परीलोक जाने के लिए तुमसे कहा, तुमने धोखे से मेरे पंख जला दिए। जा रही हूँ, मेरे बाद दीपाली का ख्याल रखना। तुम्हारी सुनोली। पत्र पढ़कर सिर मीरसेन के मन में गलीन से भर उठा। तो सोनाली मेरी अपेक्षा सहन न कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई। वाकई मैंने सोनाली के साथ बहुत दुख दिया था। मीरसेन दीपाली को छाती से लगा लिया। दीपाली, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी माँ का मुजरिम हूँ। सोनाली के परीलोक जाने की खबर सुनकर राजा तमीरसेन मीरसेन के पास आए। राजकुमार मीरसेन, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि सोनाली तुम्हें दीपाली को छोड़कर परीलोक चली गई। उनके ऐसा करने पर बहुत अन्याय किया है। अन्याय उन्होंने मेरे साथ नहीं अपती, मैंने उनके साथ किया है। पिताजी महाराज, मैं उसका दोषी हूँ। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा राजकुमार। तो सुनिए पिताजी महाराज, मैं जिस चाव से मैंने सोनाली से विवाह किया था, उस चाव से मैंने उसका ध्यान नहीं रख पाया।
राजकुमार, मेरी समझ में तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं आ रही। आप नहीं समझेंगे तो अच्छा है पिताजी। अच्छा, इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। कहाँ पिताजी महाराज? मेरे साथ राजमहल की ओर चल। और कहाँ? क्यों पिताजी महाराज? देखो मेरे चैन, मैं मानता हूँ कि तुमने साथ बहुत दुखी घटना है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय उसी दुख घटना के बारे में ही सोचते रहो। तुम जब इस महल में रहोगे सोनाली के बारे में सोचते रहोगे। इसलिए हमारी बात मानो कि इसी समय हमारे साथ महल चलो, जैसा आपका आदेश पिताजी महाराज। मीरचंद दीपाली के साथ उसी समय राजा तिमिरचंद के साथ उनके महल में चला आया। कुछ दिन बीते तिमिरचंद महल में आकर मीरचंद गुमसुमता रहने कक्ष में पड़ा रहता। इसका स्वास्थ्य भी बहुत बुरा असर पड़ा। यह देख एक दिन तिमिरचंद ने उसे समझाया, राजकुमार, क्यों इस प्रकार अपनी जवानी में घुन लगा रहे हो? जाने वाले को कभी लौट कर वापस नहीं आते। पिताजी, राजकुमार, तुम्हारे सामने अब पाठसा जीवन पड़ा है, इस प्रकार कैसे काटोगे? हमारा आदेश है तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। तभी तुम सोनाली की यादों से मुक्ति पा सकोगे, अन्यथा नहीं। लेकिन पिताजी महाराज, मेरे मन में दूसरा विवाह करने की उमंग नहीं है, कोई अभी लाशा नहीं है। देखो राजकुमार, यदि तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंत के साथ ही हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बाद इस वंश का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। यदि हमारा आदेश मानकर तुम दूसरा विवाह करना ही होगा। ठीक है महाराज। पिताजी महाराज, यदि आप यही आदेश है तो टालूंगा नहीं। कुछ दिनों बाद जैतपुर की राजकुमारी ज्योतना से मीरचंद का विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ज्योत्सना जयदीप राज्य में राजमहल में आई। महारानी शकुंतला ने उसकी आरती उतारी। तत्पश्चात दासियों उसके कमरे में छोड़ाए। तभी दीपाली के साथ मिहिरसेन कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी मिहिर सेन के साथ ये लड़की कौन है? इसकी लड़की दीपाली है। मिहिरसेन ने आगे बढ़कर उसे कहा, ज्योत्सना, लो अपनी बेटी दीपाली से मिलो। भटकी टेढ़ी दृष्टि से ज्योत्सना ने मिहिरसेन को देखा। विवाह के पहले दिन बेटी पुरस्कार देते हुए कुछ तो सोचा होता। राजकुमार, मेरी कोई बेटी नहीं है। यह क्या कह रही हो ज्योत्सना? जानती हो यह किससे बात कर रही हो? अपने पति से और किससे? तो फिर कान खोलकर सुन लो। पति का हुक्म मानकर दीपाली से तुम मातृत्व स्नेह करना होगा, अन्यथा क्या? ज्योत्सना, तुम बहुत वाचाल हो। ठहरो, तुम्हारी वाचालता तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ। अगले ही पल तड़ाक ज्योत्सना स्तंभ रह गई। जब होश आया तो चिल्लाई, तुमने मुझे मारा राजकुमार? मुंह दिखाई में थप्पड़ दिया। एक थप्पड़? मैं एक दिन भी इस थप्पड़ का बदला अवश्य लूंगी। काश हम पिताजी महाराज की बातों में आकर तुमसे विवाह न करते तो अच्छा होता। तुम जैसी बददिमाग बेजुबान स्त्री से पाला न पड़ता। मिहिरसेन दीपाली के साथ उसी समय ज्योत्सना के कक्ष से बाहर हो गया। ज्योत्सना ने अपनी गलती का अभ्यास हुआ। यह क्या किया तूने ज्योत्सना? विवाह के पहले दिन पति से नाराज कर बैठी। अब यही तेरा धर्म था। उसने नारी मन धिक्कारने लगा। तभी अनजाने में उसके हाथ गाल पर चला गया। उसका नारी स्वाभिमान जाग उठा। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका बदला अवश्य लूंगी। ऐसी चाल चलूंगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सोचकर वह कुटिलता से मुस्कुराई और अगले दिन मिहिरसेन के कक्ष में पहुंची। तुम यहाँ कैसे आई? ज्योत्सना कुछ नहीं कहा, दौड़कर उसके कदमों में गिर गई। नाथ, मुझे क्षमा कर दो। कल मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अपने देवता जैसे पति का अपमान कर बैठी। कल अपनी फूल जैसी बेटी से नफरत से देखा। यही मुझे क्षमा कर दो नाथ, मुझे क्षमा कर दो, कहकर वह रोने लगी। उसका समर्थन अभी न देख कर मिहिरसेन का दिल पसीज उठा। लगता है इसे अपनी गलती का भान हो गया है। ज्योत्सना, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। तुमने कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ ज्योत्सना। तो फिर दीपाली बेटी को बुलाइए, मैं उसे छाती से लगाकर अपनी ममता का प्यार बुझाना चाहती हूँ। प्यास। तभी दासी को बुलाया गया। मिहिरसेन ने उसे आदेश दिया, जाओ दीपाली को यहाँ लाओ। जो गया राजकुमार जी, कहकर दासी कक्ष से चली गई। कुछ बार दीपाली कक्ष में आई। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी,
यहाँ आओ, देखो नई माँ तुमसे प्यार करना चाहती है। सुनकर दीपाली ज्योत्सना के किसी भयभीत हिरणी की तरह देखा। कल नई माँ मुझसे नफरत की निगाहों से देख रही थी, आज कैसे प्यार करना चाहती है। दीपाली बेटी डरो नहीं, मेरे पास आओ, तुम्हें माँ हूँ, आओ मेरे पास आओ। ज्योत्सना की बात सुनकर दीपाली आगे नहीं बढ़ी तो मीरचंद ने दीपाली को इशारे से ज्योत्सना के पास जाने को कहा। पिताजी का आदेश पाकर भयभीत सी दीपाली ज्योत्सना के पास पहुंची। कैसी चांद सी प्यारी बेटी है। ज्योत्सना ने झट से दीपाली का माथा चूम लिया। नई माँ को अस्वस्थ प्यार कर दीपाली अस्वस्थ रहेगी। तत्पश्चात ज्योत्सना ने दीपाली को अपनी छाती से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आज मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी। चलो अच्छा ही हुआ ज्योत्सना दीपाली से प्यार करने लगी, वरना कल मैं ज्योत्सना का तेवर देख कर डर गया था। धीरे धीरे दिन बीतने गुजरने लगे। दीपाली दिखावा का प्यार करती और मन ही मन प्रति जलन के भाव रखती। एक दिन उसने मीरचंद से कहा, नाथ मैं नीलवन गौरी माँ के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहती हूँ। गौरी माँ के दर्शन करने तुम्हें अवश्य जाना चाहिए ज्योत्सना। हमें सैनिक की टुकड़ी तुम्हारे साथ भेज देते हैं। नहीं प्राणनाथ, मैं सैनिक के साथ गौरी माँ के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं केवल दीपाली बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। ओह, यह भी ठीक है, तुम दीपाली को लेकर गौरी माँ के दर्शन करने चली जाना। ज्योत्सना उसी दिन दीपाली के साथ लेकर नीलवन की ओर चल दी। आज मेरी योजना का पहला चरण पूरा हो जाएगा। मीरचंद मेरी इस चाल से तिलमिला उठेगा। नीलवन में पहुंचकर, आओ बेटी, तुम्हें गौरी माँ के दर्शन कराने ले चलूँ। अच्छा माँ। तब दीपाली के साथ ज्योत्सना वन में चल दी। कुछ दूर जाने पर ज्योत्सना चौंक कर दीपाली से बोली, ओह दीपाली बेटी, गजब हो गया। गौरी माँ की पूजन के लिए मैं फूलों की डालियाँ लेकर नहीं आई, वह रथ में रखी रहेगी। क्या हुआ माँ? तो इसमें डरना क्या, परेशान होना किस बात का माँ? मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम आप लेकर फूलों की डालियाँ ले आओ। ठीक है, ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं रथ में रखी फूलों की डालियाँ लेकर आती हूँ। अच्छा माँ। दीपाली वहाँ छोड़कर ज्योत्सना रथ की ओर लौटी। सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है। मीरसेन को बिल्कुल शक नहीं होगा कि मैं जानबूझकर दीपाली को वन में छोड़ आई हूँ। यह सोचती हुई ज्योत्सना रथ के पास पहुंची। वह रथ पर बैठी और रथ को तत्काल ही वन से बाहर हाँक दिया। इधर जब बहुत देर बाद ज्योत्सना फूलों की डालियाँ लेकर दीपाली के पास न पहुंची, पता नहीं माँ अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी। ज्योत्सना को छोड़ ज्योत्सना कहाँ लौटना था, वह तो रथ लेकर सरपट जयदीप राज्य की ओर चली जा रही थी। चलो, दीपाली का रास्ता कांटे से हटा। उधर दीपाली का बुरा हाल था। नई माँ कहाँ चली गई, मुझे वापस लौट कर क्यों नहीं आई, मैं इस उजाड़ वन में बड़ा डर लग रहा है। दीपाली रोने लगी। उधर जब ज्योत्सना महल में पहुंची, अरे क्या हुआ, तुम अकेली? दीपाली कहाँ गई? नाथ, कुछ न पूछो, दीपाली पर क्या गुजरी? क्या हुआ दीपाली को? नाथ, जब मैं गौरी माँ के दर्शन करके दीपाली के साथ वापस लौट रही थी तो एक शेर ने दीपाली पर आक्रमण कर दिया और उसने दीपाली को चीर फाड़ डाला। क्या दीपाली मर गई? दीपाली की मौत का समाचार सुनकर मीरचंद के दिल में गहरा आघात लगा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू भर आए। उसकी यह दशा देखकर, नाथ धीरज रखो, दीपाली ने हमारा साथ विधाता ने इतना ही लिखा था। मुझे देखो, मैं माँ हूँ, मेरा दिल दीपाली की मौत पर बुरी तरह रो रहा है, फिर भी मैं आंसू नहीं पिए हुए हूँ। ज्योत्सना धीरज रखने के अलावा अब हम कर ही क्या सकते हैं। उधर दीपाली उदास सोनाली प्री अलकनंदा से कह रही थी, प्री रानी, न जाने आज मेरा दिल क्यों बेचैन है, मेरी मन उजड़ा उजड़ा सा हो रहा है। क्यों न हो, आखिर माँ जो हो, पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली संकट जो आया है। क्या पृथ्वी पर मेरी बेटी दीपाली पर संकट है? हाँ सोनाली, इस समय तुम्हारी बेटी बियावान जंगल में भटक रही है। सुनकर सोनाली परेशान गिड़गिड़ा उठी। परी रानी, क्या मैं पृथ्वी से अपनी बेटी दीपाली को परिलोक ला सकती हूँ? यह कैसे हो सकता है? दीपाली आदमी की बेटी, वह परिलोक में कैसे आ सकती है? परी रानी, मुझे पृथ्वी पर जाने दो, मैं अपनी बच्ची को संकटों से बचाना चाहती हूँ। जानती हो सोनाली, क्या तुम कह रही हो? जानती हो, एक बार पृथ्वी पर गई तो परिलोक के नियम के अनुसार तुम परिलोक वापस नहीं लौट आ सकोगी। परी रानी, मुझे अपनी पुत्री के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पुत्री के साथ पृथ्वीलोक पर ही रह लूँगी। आप चाहें तो मेरे शरीर के पलंग अलग कर दीजिए, मुझे साधारण स्त्री बना दीजिए, पर मेरी बेटी के पास जाने की आज्ञा दीजिए।
सोनाली, मैं तुम्हारा मातृत्व देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर तुम्हारी बेटी के पास छोड़कर आऊंगी। परी रानी उसी समय सोनाली को के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल दी। जब वे दोनों जंगल में दीपाली के सामने उतरे तो दीपाली ने से सोनाली को देखा। माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर पृथ्वीलोक चली गई थी। हाँ बेटी, अब तुम्हारे पास कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, तेरे पास रहूंगी। और खुश से रोने लगी। सोनाली, यह सब दीपाली की सौतेली माँ की करतूत है। सौतेली माँ, तो क्या राजकुमार ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ सोनाली, मीरचंद ने नई पत्नी का नाम ज्योत्सना है। वह दीपाली को बहुत घृणा करती है। ज्योत्सना ने जानबूझकर दीपाली को इस जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर दीपाली को खा जाएं। वो ज्योत्सना इतनी क्रूर है। पर परिरानी सोनाली से कहा, सोनाली, परिलोक के नियम के अनुसार अब तुम दोबारा परिलोक में नहीं जा सकती, इसलिए अपने पंख उतार कर मुझे दे दो। सोनाली ने अपने पंख उतार दिए। लो परिरानी। पंख लेकर परिरानी परिलोक में उड़ गई। तभी घोड़ों की टापों की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। कौन आ रहा है? कुछ देर बाद में एक घुड़सवार सामने आकर खड़ा हो गया। उस घुड़सवार और निराज कुमार मीरचंद था। उस जंगल में शिकार खेलने आया था। रानी सोनाली, तुम और दीपाली बेटी। पिताजी, नाथ। दीपाली दौड़कर मीरचंद के घोड़े के पास पहुंची। दीपाली बेटी, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी। घोड़े से उतरकर मीरचंद ने दीपाली को गोद में ले लिया। तब सोनाली ने मीरचंद से कहा, नाथ, तुम्हारी नई पत्नी ने तो दीपाली को मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सोनाली, तुम ठीक कह रही हो। ज्योत्सना इसे जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ गई, वरना मुझसे कभी यह न कहती। इसे शेर ने चीर फाड़कर खा गया। ज्योत्सना इतनी क्रूर भी हो सकती है, हम नहीं जानते थे। हम उसको इसकी करने का सजा अवश्य देंगे। सोनाली, तुम परिलोक से वापस आ गई, यह देखकर मुझे बहुत खुशी है। चलो अपने घर वापस चलो। घर? किसके घर? क्या घर? लेकर जाकर मुझे फिर से सोने के पिंजरे में कैद कर देना चाहती हो नाथ? सोनाली, ऐसा न कहो। आप मैं अपने किए पे पहले ही बहुत लज्जित हूँ। मैं वचन देता हूँ, आज से तुम्हारा और दीपाली का पूरा ख्याल रखूंगा। सारा समय शिकार खेलने में नहीं व्यतीत करूँगा। अब सोनाली उसके साथ जयदीप राज्य चलने के लिए तैयार हो गई। मीरचंद सोनाली और दीपाली को लेकर महल पहुंचा। मीरचंद दीपाली और एक स्त्री के साथ लगता है मेरा भांडा फूट गया। मेरी खैर नहीं, इससे पहले मीरचंद कोई सजा दे, मुझे स्वयं आत्महत्या करने लेनी चाहिए। ज्योत्सना ने तुरंत अंगूठी का हीरा चाट लिया। हीरा चाटते ही ज्योत्सना तड़प तड़प कर अपने पैर त्याग दिए और उसकी करनी का फल मिल गया। समाप्त दोस्तों।